नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। इस चैनल पे हम लाते हैं वीडियोस जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजों के 10 की टर्म्स या बहुत सारे सवालों के 10 जवाब। तो हमारे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए निरंतर आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर सीनियर सिटीजन। क्या हमारे पास 10 सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर हम सीनियर सिटीजन की इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये रेगुलर या अदर मेंबर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो इन्वेस्टमेंट थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन के पास रेगुलर सैलरी या रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं होती और वो काफी डिपेंडेंट होते हैं इंटरेस्ट इनकम्स पे या पेंशन्स पे। सीनियर सिटीजन दोस्तों बहुत सारा अपना जो पैसा है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे पास एक कंफर्ट रहे कि हम भी जब भी चाहें वो पैसा निकाल सकें। तो इससे उनको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिलता है। तो इस रीजन से हम जो है इसमें इक्विटी और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं आज इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं वो 10 ऑप्शंस जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हमारी पहली ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग जो है ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका नाम है मंथली इनकम अकाउंट। इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट है वो एक मंथली पे आउट की तरह मिलता है और दिसंबर 2020 में पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से ये पे आउट 6.6% था जो बाकी ट्रेडिशनल एफडी से ज्यादा था। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक मंथली पे आउट देती है इंटरेस्ट का, तो ये एक इनकम की तरह ट्रीट होती है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरी स्कीम की जो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो हम अगर सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें, सेविंग स्कीम की बात करें, तो इसमें 1,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक किसी भी इंडिविजुअल के नाम पे हम डिपॉजिट करा सकते हैं। एंट्री एज जो है 60 इयर्स होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं अगर किसी व्यक्ति ने वीआरएस ली है या मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5%, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथ ही इसमें सेफ्टी और रेगुलर पेआउट्स की फीचर्स हैं। इस स्कीम की ड्यूरेशन 5 साल है और इसको एक बार आगे 3 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड करा जा सकता है। प्री मैच्योर विड्रॉल्स पॉसिबल हैं माइनर पेनल्टीज के साथ और ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन की गई है और इसलिए बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। मैं चाहूंगा कि सीनियर सिटीजन्स सबसे पहले अपना पैसा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है इन्वेस्टमेंट की वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखें। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वो पैसा उसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे ईसीएस के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट चेक्स कलेक्ट करने के लिए कोई वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग्स के काफी सिमिलर है और इसमें कैप है कि कोई व्यक्ति मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक जमा करा सकता है एक व्यक्ति के नाम पे। इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे आउट होते हैं और आपके स्पेसिफाइड सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट प्रेजेंटली 7.4% है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज करती रहती है। इस स्कीम में एक डिफरेंस है कि ये आप सिर्फ एलआईसी के साथ ही खोल सकते हैं। पॉलिसी की टर्म जो है 10 साल है। सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे किसी व्यक्ति को
जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्रिटिकल इलनेस की जरूरत है अपने लिए या स्पाउस के लिए, तो यहाँ पे 2% पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है प्री मैच्योर पेनल्टी अमाउंट के नाम पे। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों एक और स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन अपना पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड आसानी से हम हिस्टोरिकली देखें तो 10% के आसपास रिटर्न दे देता है। म्यूचुअल फंड्स जो कि प्रोफेशनल्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि एफडी से बेटर इंटरेस्ट देंगे। हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मंथली पे आउट्स कर सकते हैं अंडर सिस्टमेटिक विड्रॉल स्कीम्स, तो हम मंथली पे आउट्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड रिटर्न और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से एक अच्छे इन्वेस्टमेंट है और इसमें कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है किसी के लिए भी। हम पांचवें पॉइंट पे बात करें तो हम बात करना चाहेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे है इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न्स इसमें कंपैरेटिवली लोअर होते हैं, जो हमने पहले स्कीम डिस्कस की है, लेकिन जो अगर हम बाकी सिटीजन से बात करें कंपैरेटिवली, तो सीनियर सिटीजन्स का जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये हमेशा बेटर रहता है कि एक लो एज में या जब बंदा काम कर रहा हो उस एज में खोला जाए। तो जितना हमारा बेटर रहेगा, हमारा एज ऑफ एंट्री जितनी लो रहेगी, तो हमारा रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट का टाइम उतना ज्यादा होगा। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि सीनियर सिटीजन जाएं और अपना पीपीएफ अकाउंट खोलें रिटायरमेंट के बाद, मगर अगर आपने खोला हुआ है पीपीएफ अकाउंट ऑलरेडी, तो उसको और एक्सटेंशन से चल रहा है मान लीजिए, तो उसको बेटर है कि आप उस अकाउंट को चलने दें, क्योंकि 15 साल अगर आप उस अकाउंट को हो गए हैं आपके पीपीएफ अकाउंट को, तो आप किसी भी टाइम पे अपना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से इजीली निकाल सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर आपके पास पैसा है तो आप पीपीएफ में पैसा डिपॉजिट कराते रहिए जब तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो सातवां जो डिपॉजिट हमारे पास ऑप्शंस है वो एनपीएस है। एनपीएस एक जो है गवर्नमेंट स्कीम है टू गेट पेंशन, और ये काफी हद तक म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। एनपीएस में भी सीनियर सिटीजन अपना पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं जब तक उनकी एज अलाउ करती है एनपीएस की स्कीम के मुताबिक, और उसके बाद वो पेंशन ले सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट खोल रखा है लोअर एज में जिस टाइम आप काम कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उसको डिपॉजिट्स को कंटिन्यू रखिए। हमारा आठवां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आरबीआई बॉन्ड्स। तो आरबीआई बॉन्ड्स जो है हमारा एक बहुत ही गवर्नमेंट की सेफ इन्वेस्टमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है। ये हमारे टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन आरबीआई बॉन्ड्स कंप्लीटली सेफ है और इसमें कोई अपर कैप नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जितना पैसा जमा कराना चाहें करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स इसमें वेरिएबल होता है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट रेट्स हमने इस अकाउंट्स में या इस बॉन्ड्स के अगेंस्ट देना है। नौवीं ऑप्शन के तौर पे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आरडीज की बात करना चाहूंगा, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो सीनियर सिटीजन जिनको जो है अगर मंथली इनकम आ रही है और वो उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो वो अपना एक आरडी अकाउंट खोल सकते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, और इसमें रेगुलर पैसा जमा करा के अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आरडी में एक एडवांटेज है कि जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, और टेन्योर आप अपनी मर्जी से डिपॉजिट वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आपका पैसा उस इंटरेस्ट पे जमा होता रहेगा, और आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है प्री क्लोजर की, और साथ ही इसमें भी इन्वेस्टमेंट की कोई अपर कैप नहीं है।
10वें ऑप्शंस के तौर पे मैं बात करना चाहूंगा सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज की। एसजीबीज जो है बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो हमारे पास फिजिकल गोल्ड रखना सेफ्टी के तौर पे एक फायदेमंद सौदा नहीं है, और जब हम फिजिकल गोल्ड में डील करते हैं तो खरीदते और बेचते वक्त हमारे कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स हमारे पास एक एक्सीलेंट चॉइस है जिसमें हमें कुछ इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है, करीबन 2.5% की हर साल। और साथ ही इसमें जब हम इसे जो टेन्योर के बाद हम रिटर्न करते हैं या मैच्योरिटी का पैसा लेते हैं तो हमें कैपिटल गेन्स जो है विदाउट एनी टैक्स मिलते हैं। हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं अगेंस्ट अदर इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा रहेगा कि हम अपने पैसे का कुछ हिस्सा एसजीबीज में भी डाल के रखें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम समझते हैं कि सीनियर सिटीजन जो हैं वो ज्यादा कंसर्न्ड हैं अपने पैसे की सेफ्टी को लेके। उनको एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और दोनों टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम मोड से जो इनकम हो जाए वो उनके लिए बेटर है। इन्वेस्टमेंट जो है बोथ हस्बैंड और वाइफ के नाम पे अलग अलग होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स में वो चेंज होते रहते हैं, तो बेटर है हम स्कीम के करंट डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और जो है सारे ब्रोशर को पढ़ें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए। इसके अलावा मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद जरूर लें इन इन्वेस्टमेंट को करने से पहले।